स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे रहेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, पॉलिनेशन। और इसमें जो टॉपिक्स कुछ चीजें ऐसी होती है इस चैप्टर में कि जो दी हुई नहीं है लेकिन फिर भी पेपर में पूछी जाती है, तो वो टॉपिक भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो यू डोंट हैव टू, आप लोगों को देखो आपकी टेक्स्ट बुक आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप रेफरेंस वर्क करोगे, बट आई नो आप लोग जितनी टेक्स्ट बुक उतनी पढ़ लो तो बहुत है, रेफरेंस वर्क आप लोग नहीं करने वाले, तो जितना एडेड नॉलेज नीडेड है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। ना अब देखो यहाँ पे हम लोग आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हैं, तो यू आर अवेयर what is reproduction? So reproduction is a process by which, if you can't hear me, at least you can see this, okay, you can read. Are you able to read it? Yes. So आप लोग जो है डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि बाहर का शोर ज्यादा है, अगर आप मेरी आवाज नहीं भी सुन सकते तो आप ये रीड कर सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप। यस, हम लोगों ने सुना है लाइफ टाइप, है ना, जो कैट्स के बच्चे कैट से रहेंगे, डॉग्स के बच्चे डॉग से रहेंगे, तो ये जो है। अब देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो दो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होगा, पूरे वही पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, है ना। तो वी कैन कॉल देम क्लोन्स। क्लोन किसे कहते हैं हम? व्हाट इज अ क्लोन? यस, अभी आप लोगों का अगर मैं आपके बॉडी का कोई सेल या टिश्यू ले लूं, उसमें क्या रहेगा? आपके डीएनए रहेगा, आपके डीएनए में आपकी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है। उस सेल से अगर मैं आप जो है वो अगर पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करूं तो ऑर्गेनिज्म एकदम आप जैसा रहेगा, है ना, देखने में भी हर तरीके से। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए कैसा रहेगा? आपसे सेम रहेगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेम रहता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा प्रोड्यूस होता है और दोनों का डीएनए सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन्स। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया है? रिप्रोडक्शन दो तरीके की है, असेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। अब ये एक पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे गैमेट फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। अब जैसे बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन में सिंपली क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटेगा और दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब दोनों का साइज कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा पेरेंट सेल है, कौन सा डॉटर सेल है? नो, बिकॉज बोथ हैव सेम साइज। यस, बट बर्डिंग में डिफरेंट केस होता है। बर्डिंग में पेरेंट सेल का साइज बड़ा होता है, बट जो न्यू बर्ड फॉर्मेशन होता है उसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। सो दे हैव अनइक्वल डिवीजन। इन बाइनरी फिशन दे हैव इक्वल डिवीजन, बट इन बर्डिंग दे हैव अनइक्वल डिवीजन। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग धीरे धीरे सब जो है वो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज बाइनरी फिशन, व्हाट इज बर्डिंग, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन इन्वॉल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अपोमिक्सिस और एक होता है एम्फीमिक्सिस। अपोमिक्सिस मींस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो असेक्सुअल कहलाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। तो दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फी मींस बोथ, mixing of both gametes is called amphimixis, and that is called sexual reproduction। ये टर्म्स आपके इसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसके लिए मैंने कहा आपको कि जहां जहां जो नीडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला है हमारे हमको डिस्कस करना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों ने स्कूल लाइफ से पढ़ा होगा, आप लोगों को जो है 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर था ना लाइफ, हाँ लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है अलग अलग टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आपको मे बी जो है वो उतना पोर्शन जो है आपका रिड्यूस हो गया होगा। लेट इट बी, चलो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सिंपल है। अगर आपको बताया जैसे यहाँ पे हमको स्पायरोगायरा दिखाई दे रहा है, स्पायरोगायरा के फिर जो फ्रेगमेंट्स होता है, तो स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट है
अगर वो फिलामेंट पीसेस में ब्रेक हो जाए, जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्पाइरोगायरा को जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा है? नहीं। स्पाइरोगायरा एकदम जो है थ्रेड, ग्रीन थ्रेड जैसे रहते हैं। ग्रीन थ्रेड्स को अगर हम स्लाइड पे रखकर, कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ इस स्पाइरोगायरा का समझे फिलामेंट है, ये ब्रेक हो रहा है। ये फिलामेंट जो है कितनी जगह से ब्रेक हुआ? 3 प्लेसेस से ब्रेक हुआ। तो हमको कितने स्पाइरोगायरा मिल जाएंगे? 1 2 3 4। So we are getting 4 individuals. From a single individual, we are getting 4 individuals. Just because it is breaking into pieces, है ना? अगर ये पीसेस में ब्रेक हो रहा है तो जितने पीसेस बनेंगे हर पीस से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो है फ्रेगमेंटेशन में किसका एग्जांपल ले रहे हैं? स्पाइरोगायरा का, बिकॉज हम जो है वो प्लांट्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स कैटेगरी की बात करें तो स्पॉन्जेस में भी होता है। स्पॉन्जेस भी अगर टूटते हैं तो हर स्पॉन्ज के टुकड़े से एक नया स्पॉन्ज डेवलप हो सकता है। तो स्पॉन्ज किसकी कैटेगरी में आएगा? एनिमल्स कैटेगरी। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है? फ्रेगमेंटेशन, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू numerous fragments and each fragment develops into a new individual. That is what I explained you. Have you all got this much? Simple है इतना? ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट हम लोगों को देखना है। अभी फ्रेगमेंटेशन में आप लोग जो है एग्जाम्पल किसका दोगे? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप एग्जाम्पल्स देते हो ट्राई टू गिव टेक्स्टुअल एग्जाम्पल, बिकॉज जो एग्जामिनर्स होते हैं बोर्ड में उनको की मिलती है और की के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपके टेक्स्ट बुक के होते हैं। तो की के अंदर जो आपके टेक्स्टुअल एग्जाम्पल रहते हैं, अगर आप लोगों ने आउटसाइड मतलब बाहर के एग्जाम्पल दिए तो हो सकता है कुछ टीचर्स को पता हो, किसी को ना भी पता, तो मार्क्स मिलने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि जो एग्जाम्पल है सारे आपके टेक्स्टुअल हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपको किसका देना है? स्पाइरोगायरा। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल बताती जाऊंगी मैं आप लोगों को जो है एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक रैंडमली किसी को भी खड़ा करके क्वेश्चन करने वाला, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके। अभी सेकंड है हमारा बर्डिंग। हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ। हाँ, अभी हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा वो क्या था? टॉपिक क्या है? फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? हाउ कैन वी डिफाइन दैट? डिफाइन द फॉलोइंग फॉर्म में पूछा जाता है। डिफाइन द फॉलोइंग में दो रहेंगे, 2 मार्क्स के लिए रह सकते हैं, 1 मार्क के लिए भी रह सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में डिफाइन द फॉलोइंग फॉर्म में ये चीजें पूछी जा सकती है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है डिफाइन द फॉलोइंग में फ्रेगमेंटेशन, तो हाउ विल यू डिफाइन इट? फ्रेगमेंट्स। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। और यहाँ वहां बिल्कुल नहीं देखना, सबको बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है। अगर आपको आसपास मुझे देखते हुए दिखाई दे, बातें करते दिखाई दे, तो मैं पहले बता, मैंने आपको वार्निंग दे दी है। अब देखो यहाँ पे बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो पेरेंट सेल होता है उसकी साइज बड़ी होती है, उसमें एक जो है वो बर्ड डेवलप होता है जो फॉर अ टाइम बिंग पेरेंट सेल को अटैच रहता है और धीरे धीरे करके जो है वो ग्रो होता है और फिर क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ठीक है। उससे क्या बन जाता है? न्यू इंडिविजुअल। आप सब लोगों ने यीस्ट देखा होगा। यीस्ट जो है हम लोग घर में, पहले इतना यीस्ट का यूज घरों में नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से जो है वो बर्गर पिज्जा के ट्रेंड आ गए हैं तो लोग आजकल घर में बेस बनाना जो है वो शुरू कर दिया। तो जब से सबको यीस्ट पता है, यीस्ट को क्या करते हैं हम लोग? ल्यूकवार्म वाटर में यीस्ट को डालते हैं, थोड़ा शुगर डालते हैं, उसको 10 मिनट्स रेस्ट करने देते हैं। आप देखोगे उसके बाद में बबल्स क्रिएट होते हैं और वो बबल्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यीस्ट एक्टिवेट हो गए। फिर उसमें जब हम फ्लावर मिक्स करके रखते हैं 1 आवर के लिए तो उसकी वॉल्यूम डबल हो जाती है, क्योंकि यीस्ट क्या होते हैं? कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग। इज दैट क्लियर? अभी देखो यहाँ पे बर्डिंग क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्स ऑन द पेरेंट बॉडी व्हिच लेटर गेट्स डिटैच एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। पहले पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा बर्ड, फिर बाद में डिटैच होगा। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग।
The cell size is unequal in case of body and equal in case of binary. ठीक है, do remember that. अब इसका एग्जांपल हम क्या याद रखेंगे? Yes. एक एग्जांपल याद रखो आप लोग. Yes. ठीक है. Next है spore formation. Another name for spore formation is sporulation. क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? Sporulation. ठीक है. अब ये spore formation या sporulation इसके अंदर क्या रहेगा? What will happen during spore formation? देखो, स्पोर्स जो है ना अलग अलग टाइप के, कभी कभी कोनिडिया को अलग से भी कोनिडिया फॉर्मेशन कैटेगरी में डाला जाता है या फिर कोनिडिया को स्पोर फॉर्मेशन में भी इंक्लूड किया जाता है. देखो, स्पोर फॉर्मेशन ऐसे कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन दो तरीके के, कुछ स्पोर्स मोटाइल होते हैं और कुछ स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल स्पोर्स? ऐसे स्पोर्स जो चल सकते हैं. नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है, स्पोर्स जो है वो कैसे रहेंगे, नहीं चल सकते. स्पोर्स जो है वो जहां गिरेंगे वहां पे न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, लेकिन स्पोर्स नहीं चल सकते. लेकिन आप लोगों को पता है क्लेमाइडोमोनास, ये हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम प्लांटे में. ग्रीन अल्गा, यूनिसेल्युलर ग्रीन अल्गे जो होते हैं उनमें क्लोरेला जो नॉन मोटाइल थे एंड क्लेमाइडोमोनास जो मोटाइल थे, है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? इट्स अ कैटेगरी ऑफ अल्गे, दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ अल्गे, बट ये क्या है? अल्गे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो किसमें रहते हैं? पॉन्ड्स में रहते हैं, पानी में रहते हैं. और ये फ्लैजेला, इनके पास क्या रहते हैं? अपाइकल फ्लैजेला, जिसके हेल्प से ये पानी में फ्लोट कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं. अब जब इनकी स्पोर फॉर्मेशन की बारी आती है तो क्या होता है? समझो ये इनकी जो है वो बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो स्पोर्स ऐसे स्पोर्स जो चल सकते हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? जू स्पोर्स. क्या कहेंगे इन्हें? जू स्पोर्स. ठीक है. जू वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमेशा एनिमल्स के लिए यूज होता है, बट ये अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. बट जू स्पोर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चल सकते हैं, दे आर मोटाइल. तो यहाँ पे देखो, फ्लैजिलेटेड मोटाइल जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच ग्रो इंडिपेंडेंटली इन अ न्यू इंडिविजुअल. अब ये हर एक इसमें से जितने मैंने यहाँ पे बनाया पूरा भर के रहेगा, ये हर एक इसमें से ये क्या बन जाएगा? एक स्पोर से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा. ठीक है. सो दिस इज मोटाइल स्पोर्स. कभी कभी स्पोर्स जो है वो नहीं चल सकते, जैसे कि होते हैं आपके फंगस में. आपने देखा फंगस के जो नाम हमने पढ़े थे लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. फंगस के जो है कैसे कैटेगराइज किया था? एस्कोमाइसिटिस, बेसिलियोमाइसिटिस, यस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, नाम याद है? यस, फाइकोमाइसिटिस. तो ये जो है आप लोगों ने उसमें देखा था कि जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उसके बेस पे उनको नाम दिए गए हैं. एस्कस लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर है या सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर स्पोर्स डेवलप होते हैं तो उनको एस्कोमाइसिटिस कहा जाता था, है ना. एक क्लब लाइक जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर अगर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिलियोमाइसिटिस. यस. तो ये जो है आप इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें क्या होता है? बेसिपिटल सक्सेशन होता है. नीचे छोटे स्पोर्स रहते हैं, ऊपर बड़े स्पोर्स रहते हैं, और जैसे जैसे बड़े स्पोर मेच्योर होते जाते हैं वो शेड होते जाते हैं. जैसे जैसे ऊपर के स्पोर्स मेच्योर होते जाते हैं वो निकल के गिरने लगते हैं. गिर के कहाँ जाते हैं? हवा से उड़ते थे, खुद से चल नहीं सकते. ठीक है. अब अगर वो खुद से नहीं चल सकते तो किससे चलेंगे? हवा से. विंड से जो है वो यहाँ वहां फैलते हैं, और हवा से जो है जब वो यहाँ वहां उड़ के जाते हैं. देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब आप लोग टिफिन कैरी करते हो, आप लोग खाना खा जा रहे हो, तो उस टाइम पे जो इतने भी हवा में देखो आपके हवा में कंटिन्यूअस बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, वायरस उड़ रहे हैं, बट हमारे बॉडी की इम्यूनिटी होती है, इसके लिए हमको कंटिन्यूअस इफेक्ट नहीं करते. जहां आप लोग कमजोर पड़े आप लोगों को फॉरेन इन्फेक्शन हो जाता है. वैसे ही खाना जो हम खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड है, उसको जो है वो सारे फंगस वगैरह को किल कर देता है ना. उसका काम डायजेशन है, जो स्टमक में एसिड है उसका. तो वैसे ही फंगल स्पोर्स अगर हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में जाएंगे तो हमको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी हैव एसिड इन आवर स्टमक.
बट अगर ये टिफिन बॉक्स के अंदर बंद रह जाएगी हवा थोड़ी सी, और टिफिन 2-3 दिन पड़ा रह गया बैग में, आपने भूल गए खाना, तो क्या होगा? 2-3 दिन बाद जब आप डब्बा खोलोगे तो उसमें क्या रहेंगे? पूरे फंगस ग्रो रहेगा। कहाँ से आया फंगस? उससे स्पोर्स जो है वो हवा में उड़ रहे थे, जो हवा डब्बे में बंद हुई उसके साथ वो स्पोर्स अंदर रह गए और उनको ग्रो होने का टाइम मिल गया। आपने कभी सोचा है कि डब्बा बंद रहता है, बैग के अंदर रहता है, फिर भी उसमें फंगस कैसा ग्रो हो जाता है ना? तो वो स्पोर्स हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये स्पोर्स जो है वो किसके थ्रू कैरी हो रहे हैं? विंड के थ्रू, ये खुद से मूव नहीं होते। तो ये नॉन मोटाइल है, कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, कोनिडिया कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी स्पोर्स का टाइप है, पर कभी कभी इसको जो है वो अलग से दिया जाता है एज ए कोनिडिया फॉर्मेशन, और कभी इसको इंक्लूड किया जाता है स्पोर फॉर्मेशन में ही। अगर हम इसको स्पोर फॉर्मेशन में भी इंक्लूड करेंगे तो कुछ गलत नहीं है। अगर लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में कोनिडिया फॉर्मेशन अलग से दिया है तो आप अलग से मेंशन करोगे। लेकिन कभी कभी जो है वो आप लोग कुछ बुक्स पढ़ोगे, कभी आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो आपको कहीं पे ऐसे दिख जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन में ही दो दिया है, नॉन मोटाइल स्पोर है, मोटाइल स्पोर। तो मोटाइल स्पोर में क्या आ जाएगा हमारा? जू स्पोर का एग्जांपल रहेगा क्लेमाइडोमोनास। क्या एग्जांपल रहेगा? क्लेमाइडोमोनास। और अगर हमको कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जांपल देना है तो उसके लिए आप एग्जांपल दोगे पेनिसिलियम। किसका एग्जांपल दोगे? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का नाम सुना लोग ने? कहाँ सुना था हमने ये नाम? पेनिसिलियम जो है वो आता है, पेनिसिलियम का नाम जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से निकाला गया था। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भूल गए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है आप लोगों को? देखो मैं इसलिए कोरिलेट कर क्योंकि कभी कभी चीजें कोरिलेट करके याद रह जाती है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कहाँ से मिला था हमको? पेनिसिलियम से मिला था। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में आपको किसका एग्जांपल याद रखना है? पेनिसिलियम। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? वन सेकंड। तो अभी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्पोर फॉर्मेशन? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। कभी कभी पेपर में स्पोरुलेशन पूछ लेता है एंड यू गेट कंफ्यूज कि पूछा क्या है। देखो कितने बार मैं तो बोलती हूँ मोर देन 80% चांसेस ऐसे रहते हैं आपको आंसर आते हैं पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते। बहुत बार ऐसा होता है। तो आप जो है ना जितने भी ऑल्टरनेट टर्म्स है वो सारे टर्म्स जो है आपको याद रखना है और बुक में साइड में लिख कर रखना है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है अंडरलाइन करना। जैसे मैं आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू के लिए जो चीजें अंडरलाइन करा, आपको पता है ये साल जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे सारे एमसीक्यू उसमें से आए थे जिसमें मैंने अंडरलाइन करवाए। सारे एमसीक्यू, एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं था जो मैंने चैप्टर पढ़ाया और अंडरलाइन नहीं करवाया। तो आप लोग अगर ध्यान दोगे, अच्छे से अंडरलाइन करोगे, उन टॉपिक को रिवाइज करोगे, जब आप इसको आपने अंडरलाइन किया है तो आपको एमसीक्यू स्कोर करना इजी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाँ बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में आप लोग जो है ये अमीबा है, पैरामीशियम है। देखो अमीबा और पैरामीशियम जो है हम लोगों ने किसी कैटेगरी में पढ़ा है इनको? प्रोटिस्ट है ना? प्रोटिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें अभी तो यहाँ पे जो है वो बाइनरी फिशन में क्या रहेगा? एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स में और जो है यहाँ पे 2 इक्वल साइज के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड, यस दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। आपने ये सेल डिवीजन में आमाइटोसिस में पढ़ा है, आमाइटोसिस पढ़ा था ना सेल डिवीजन में? तो उसमें आपने पढ़ा था बाइनरी फिशन में क्या होता है? सिंपली दो एक न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है
साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद में आता है कोनिडिया फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि कोनिडिया फॉर्मेशन हम लोग स्पोर फॉर्मेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं या इसको एक अलग से टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग को कैसे आ सकता है, आप लोग को सिंपली जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पूछा था, आपको सिंपली क्या करना है, सारे साइड हेडिंग्स आपके आंसर में दिखाई देने चाहिए। कौन कौन से साइड हेडिंग्स रहेंगे, इज दैट क्लियर? यस, अभी मैंने आप लोगों को कोनिडिया फॉर्मेशन जो एक्सप्लेन किया था, आप तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो ये स्ट्रक्चर्स जो है क्लब लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर जो है आपको कोनिडिया लाइन से अरेंज दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ छोटे कोनिडिया होते हैं, ऊपर की तरफ जो है वो बड़े होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल अरेंजमेंट में ये अरेंज है, बड़ी चीज ऊपर रहेगी, छोटी चीज नीचे रहेगी, उसको क्या कहते हैं, बेसिपिटल, है ना। इसका ऑपोजिट रहेगा तो एक्रोपिटल, पढ़ा था हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस में। यस, तो यहाँ पे जो है ये कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया। तो कोनिडिया फॉर्मेशन के एग्जांपल में आप लोगों को किसका नाम याद रखना है, स्पेनिस। अब आता है लास्ट, जेमा फॉर्मेशन। अब ये जेमा फॉर्मेशन या क्या चीज होती है, आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इवन ये जेमा फॉर्मेशन हमको स्पॉन्जिस में भी दिखाई देती है। आप लोगों ने जो है सेकंड चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा होगा है, हाँ जेम्यूल्स, हाँ। तो इसमें भी जेम्यूल्स भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, इनको हम जेम्यूल्स भी कह सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जेम्यूल्स ही दिया हुआ है, जेमा फॉर्मेशन दिया है। लेकिन देखो व्हाट इज अ जेमा और जेम्यूल, क्या रहते हैं ये स्ट्रक्चर, बताओ मुझे, जेमा या जेम्यूल्स क्या होते हैं, नहीं मतलब क्या होता है उसके अंदर। यस, आप लोगों ने जो है वो सेकंड चैप्टर की बिगनिंग में जेम्यूल फॉर्मेशन पढ़ा है, वो किसके अंदर होता है जेम्यूल फॉर्मेशन, स्पॉन्जिस, सारे स्पॉन्जिस में होता है, नहीं कौन से स्पॉन्जिस में होगा, नहीं, हाँ नहीं जी, वो जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस में होता है, स्पॉन्जिला। जेम्यूल फॉर्मेशन सिर्फ फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस में होते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। अब ये देखो अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, पानी सूख जाएगा, समंदर का पानी सूखता है नहीं, तो रिवर का पानी सूखता है ना, जब बहुत ज्यादा समर होता है, समर सीजन जो है वो बाय द एंड ऑफ द समर सीजन रिवर्स कभी कभी ड्राई हो जाती है, हर जगह नहीं ड्राई हो, कुछ एरिया ड्राई हो जाते हैं। तो जहाँ पे रिवर ड्राई हो रहा है वहां पे क्या होते हैं, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो ऑब्वियसली बिना पानी के सरवाइव नहीं करेंगे, बट वो क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करने के लिए जेम्यूल बना देते हैं। जेम्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है और अंदर जो है वो स्पॉन्ज के सेल्स होते हैं, और जैसे ही पानी वापस आता है वो हैच होते हैं और जेम्यूल से नया जो है वो क्या बन जाता है, और स्पॉन्ज बन जाता है ना। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली, सिमिलर वे में। अब यहाँ पे जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें जेमा कहते हैं। ये जेमा जो है वो क्या होगा, जब ये डिटैच होंगे प्लांट बॉडी से और जमीन पे गिरेंगे तो सिंपली नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब इनको इसकी जरूरत क्यों है, जैसे मैंने बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन, आपको पता है ब्रायोफाइट्स कब डेवलप होते हैं, मॉनसून में, रेनी सीजन साल भर तो नहीं होता। तो आप लोग देखते हो कि जो पहाड़ होते हैं बारिश में पूरे हरे भरे हो जाते हैं और जैसे बारिश खत्म होती है वापस अपने ओरिजिनल कलर पे ग्रे और ब्राउन पे आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो ये जो इनके अंदर जेमा रहते हैं ये इससे क्या होते हैं, न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होती है ना। तो पूरा सब तरफ ब्रायोफाइट्स जो है वो ग्रीन ग्रीन ग्रो हो जाते हैं और पूरे पहाड़ को कवर कर लेते हैं। और जैसे अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, ये क्या है, एम्फीबियस है ना, एम्फीबियस प्लांट्स है, तो ये भी बिना पानी के इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। देखो पानी की जरूरत है उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए, तो कुछ ऑल्टरनेटिव भी चाहिए कि अगर पानी नहीं है तो उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, तो इनके पास क्या है, जेमा कॉन्सेप्ट।
तो जमा कब जैसे प्लांट बॉडी से डिटैच होते हैं उससे नया प्लांट बॉडी डेवलप हो जाता है, इसके लिए उनको कोई गैमेट फ्यूजन की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? तो जमा फॉर्मेशन में आपको एग्जांपल किसका दिया है? मार्केट। हम लोगों ने आप लोगों ने जो है ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया मार्केंशिया वगैरह पढ़ा था ना? यस। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका याद रखना है? मार्केट। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? अभी तक मैंने जितना समझाया उसमें अगर किसी को कोई डाउट या डिफिकल्टी है, कुछ नहीं समझा है, यू कैन रेज योर हैंड, आस्क मी द क्वेश्चन। आप लोग अपना हाथ उठाकर क्वेश्चन कर सकते हो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। कम ऑन। अभी जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। ठीक है, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर लोअर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं भी दिया, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भी हमारी साइड हेडिंग यही रहेगी। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में सिंपली अ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू पीसेस एंड हर पीस से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है जो कुछ टाइम के लिए प्लांट बॉडी से अटैच रहती है और फिर बाद में डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, देन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे किसका दिया है? सिर्फ दो स्पोर दिया है। एग्जांपल क्या रहेगा? क्लेमाइडोमोनास। फिर उसके बाद में बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सिंपली अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, यू आर सपोज्ड टू राइट इट। ओके, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। ओके, हाँ, मुझे वही पता है ना कि अब जो दो इक्वल है ना, तो ऑब्वियसली उसमें एक पेरेंट सेल है और एक डॉटर सेल है, बट वी कैन नॉट मेक आउट, ओके, बिकॉज़ दे बोथ आर इक्वल इन साइज। फ्रेगमेंटेशन में जितने पीसेस रहेंगे, हाँ, तो पेरेंट सेल्स जितने, हाँ, पेरेंट सेल्स में सारे जितने हैं, हर एक से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। यस बेटा? यस। स्पोरुलेशन में देखो, स्पोरुलेशन में जो है वो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स असेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स भी किसके लिए प्रोड्यूस होते हैं? ताकि जो है अनफेवरेबल कंडीशन, देखो जितने भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, वो किसके लिए होते हैं? टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ जो है वो जूई स्पोर्स के बारे में दिया है। इवन दो कोनेलिया फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होंगी, बट उसको अलग से दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या मेंशन करेंगे कि फ्लैजिलेटेड यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं? मोटाइल जूई स्पोर्स। अब मैंने आपको बताया था कि पेरेंट बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या हुए? जूई स्पोर्स डेवलप हुए, और हर एक स्पोर से क्या डेवलप होगा? एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिया? स्पोर्स आर फॉर्म व्हिच ग्रो इनटू इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एग्जांपल सिर्फ आपको, देखो टॉपिक आपको याद रह जाता है लेकिन एग्जांपल्स आप भूल जाते हो। मोर देन 10 इयर्स से मैं स्टूडेंट्स के को देख रही हूँ और मुझे पता है कि वो लोग फ्रीक्वेंटली हर साल सेम मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं। इसके लिए मैं उसी चीज पे स्ट्रेस करती हूँ जो हर साल बच्चे गलतियां करते हैं। अभी यहाँ पे बाइनरी फिशन, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड जेमा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है बाइनरी फिशन तो हमने डिस्कस कर लिया अभी रिवीजन में भी। कोनिडिया फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया कि जो फंगस होते हैं उनके अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं व्हिच आर नॉन मोटाइल, दे मूव विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना? नॉन मोटाइल स्पोर्स है जो किस तरीके से अरेंज होते हैं ना? बेसिपिटल सक्सेशन, ऊपर की तरफ बड़े स्पोर्स रहेंगे, नीचे की तरफ छोटे स्पोर्स रहते हैं, और ऊपर के बड़े स्पोर्स मैच्योर होकर शेड होते रहते हैं और हवा के थ्रू यहाँ वहां फैलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया। वो क्या कहलाते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन हमको सब में दिखाई देता है, स्पोर्स सबके अंदर, सारे फंगस की कैटेगरी में हमको मोस्ट ऑफ स्पोर्स दिखाई देते हैं, स्पोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस,
चाहे स्पोर्स का कैरी करने का स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन स्पोर्स डेवलपमेंट सबके अंदर सब फंगस में होता है। बट आपको एग्जाम्पल किसका याद रखना है? पेनिसिलियम। जेमा फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अ थैलस स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस? थैलस किसे कहते हैं? जब हम प्लांट बॉडी को लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो हम उसको क्या कहेंगे? थैलस कहेंगे। तो ये यहाँ पे दिस इज अ थैलस या दिस इज अ थैलॉइड बॉडी। तो थैलस के ऊपर हमको क्या दिखाई देते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एंड these cup like structures are produced asexually. When these structures get detached from the plant body, it grows into a new individual. When these gemma cups get detached from the plant body, it grows into a new individual. So this is again a mode of sexual reproduction. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके पास गैमेट्स भी होते हैं। गैमेट्स उनके एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रिडिया प्लूरल फॉर्म है, एंथ्रिडियम सिंगुलर। आपको पता है फ्लैजेलेट एंथ्रिडियम होते हैं किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स के, जो पानी में तैरते हैं, जिनको आर्चिगोनियम या फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। That's why they are called amphibious plants. Their life cycle cannot complete without water. आई बार समझ में? तो उनमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, आर्चिगोनियम बनते हैं, एंथ्रिडियम बनते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है, फिर उससे नई प्लांट बॉडी डेवलप होती है। बट उसके लिए क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन, पानी, बारिश, जो साल भर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो वो किसके थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? जेमा कप्स के थ्रू। आई बार समझ में? जब जेमा कप्स डिटैच होते हैं, जब जमीन पे मिट्टी में गिरते हैं जेमा कप्स, तो उससे क्या डेवलप होता है? न्यू ब्रायोफाइट का थैलस डेवलप होता है, यानी नई प्लांट बॉडी डेवलप। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है सबको? तो यहाँ पे हम लोगों को 6 साइड हेडिंग्स याद रखनी। कितनी साइड हेडिंग्स याद रखनी है? 6 साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रैंडमली किसी से भी एग्जांपल्स पूछने वाली हूँ। 6 साइड हेडिंग। बुक सब बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब तो पेंसिल रखो और बंद कर दो। सब लोग अपने अपनी बुक में पेंसिल रखेंगे और बुक बंद कर देंगे। हाँ, आप खड़े हो जाओ। हाँ, बुक बंद कर दो। पहले तो आपको मुझे बतानी है व्हाट आर द 6 डिफरेंट साइड हेडिंग्स ऑफ दिस आंसर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में आप कौन सा साइड हेडिंग लिखोगे? बोलो। वेरी गुड। स्पोर फॉर्मेशन। Yes. Okay, sir. Who want to answer this question now? Raise your hand. किसको आंसर करना है? 6 different side headings. हाँ, खड़े हो जाओ। बोलो। Yes. Yes. And Conidia. conidia formation. Yes. Gamma formation. Yes. Very good. Sit down. एक रह गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा, देखो अभी हम लोग जस्ट अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको ये साइड हेडिंग याद हो गई है, बट यू व्हेन यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग इट यू टेंड टू फॉरगेट। बट आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है? देखो सिंपली आपको ना बुक में अपने एक रफ बुक लो, उसमें जो है वो 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम बना के रफ बुक में बोल रही हूँ, आप लोग जो है आपके पास अगर जो है कोई ऐसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या पहले जो है किसी पर स्लेट होती है, उस पे आप लोग जिस पे प्रैक्टिस करनी करो। 3 कॉलम बनाओ। लोअर रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म 3 1 2 3 4 5 6 पहले 6 नंबर डाल दिए, पूरी 6 साइड हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, पूरी 6 साइड हेडिंग लिखकर उसको याद करना है। उसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो। फिर उसको जो है ना क्या करो, आप लोग बुक से कवर कर दो। पूरी साइड हेडिंग्स को बुक से कवर करो
और उसको रिकलेक्ट करके दूसरे कॉलम में लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब अभी आपको मुझे पता है कि 6 में से 4 साइड याद आएगी और 2 याद नहीं आएगी, तो फिर वो जो 2 है वो वापस लिखो, 6 की लिस्ट को कंप्लीट करो, फिर उसको बुक से कवर करो, फिर पूरे 6 जो है वो तीसरे कॉलम में लिखने की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, लिखकर प्रैक्टिस करोगे, कभी साइड हेडिंग भूलोगे। ठीक है, और साइड हेडिंग याद रहेगी ना तो कंटेंट याद आ जाता है। और आपका जरा देखो कितने बार ऐसा होता है आपको कंटेंट याद रहता है, साइड हेडिंग याद नहीं रहती। आपको पता है स्पोक फॉर्मेशन क्या है, या फिर आपको पता है कोनिडिया फॉर्मेशन क्या है, पर कोनिडिया टर्म ही याद नहीं आ रहा है, तो क्या आपका आंसर प्रेजेंटेबल रहेगा? एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं आपका आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया। देखो आप लोग है ना, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी आप ब्रिलियंट हो, आपको सब बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप अगर रिकलेक्ट करके उसको आप पेपर पे नहीं लिख पाते हो, एग्जामिनर को नहीं पता आपके दिमाग में कितनी टेंडेंसी, आपके आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, आप जो पेपर पे लिखते हो, एग्जाम में जो लिखते हो, एग्जामिनर आपको उससे जज करने वाला है। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपका पेपर जो है वो बेस्ट रहे, आप लोग प्रॉपरली सारी साइड हेडिंग्स आपके आंसर में रहनी चाहिए, और उसकी प्रिपरेशन अभी से होगी। नवंबर में जाके होश में आओगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रिपेयर करने। हर साल हम बोलते हैं, हर साल बच्चे इस चीजों को जो सीरियस लेते हैं 20%, वो आखिर में एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो 80% उसको नहीं सीरियसली लेते, लास्ट में आंसू बहा के रोते हैं। कितने हर साल बच्चे रोते हैं, तो हमको बहुत खराब पिटी फील होता है, बट वी कैन नॉट हेल्प देम। उस टाइम पे हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। ठीक है, तो अपने खुद के ऊपर जो है थोड़ा रहम करो और अभी से पढ़ाई शुरू करो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी से पढ़ाई करनी है आपको। एंड टाइम पे आप लोग नवंबर में जाओगे, सारा मोटिवेशन स्पीचेस देख लोगे नवंबर में, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी से देखना, अभी से देखो, मोटिवेशन अभी से जो है वो जमा करना शुरू करो। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करके मैं रीडिंग टाइम दूंगी, तो आप लोग उसमें रीड करके मुझे डाउट पूछ सकते हो। वैसे आप लोगों का डाउट सेशन एक बार हो गया, लेकिन आगे यू कैन आस्क द डाउट व्हेन आई विल गिव यू द रीडिंग टाइम, बट बिफोर दैट लेट्स सी द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट डज दिस, यहाँ पे लीफ डेवलप हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे असेक्सुअल। देखो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीफ, दिस वाज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। अब क्या बचा? स्टेम। स्टेम पर क्या है? पोटैटो। पोटैटो इज द स्टेम। पोटैटो में बर्ड्स डेवलप होती है, वो बर्ड्स डिटैच होकर न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए विद द हेल्प ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया सबको? इसके एग्जांपल्स क्या है? ब्रायोफाइला, कैलेंचो एंड बेगोनिया भी इसका एक एग्जांपल है। बेगोनिया वहां पे मेंशन होगा आपके बुक में, आए हो? यस, तो आपको तीनों एग्जांपल्स याद रखने हैं। कौन कौन से? ब्रायोफाइला, कैलेंचो एंड बेगोनिया। बेटा जेमा फॉर्मेशन किसमें हो रहा है? लोअर प्लांट में हो रहा है। ब्रायोफाइट इज अ लोअर प्लांट बॉडी। आपको पता है, आपने पढ़ा है, देयर आर सम क्रिप्टोगैम्स एंड सम फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता वो क्या है? लोअर प्लांट्स है, अलगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हैं? हायर प्लांट्स। अब ये हायर प्लांट के अंदर ये हमको जो है एंजियोस्पर्म फॉर्म कर रहा है ब्रायोफाइला, और उसके अंदर लीफ के थ्रू प्रोपगेशन हो रहा है, तो इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। अभी हम देख रहे थे लोअर ऑर्गेनिजम्स में था, दिस इज ए हायर ऑर्गेनिज्म। अब जैमा जो था, जैमा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसमें पत्ती वगैरह नहीं दिखते थे हमको, तो प्लांट बॉडी में भी नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉपर लीफ और रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, so that is the reason. Got it? अब यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, ये जो है यहाँ पे नेचुरल मेथड में रूट और लीफ हमने देखा, आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग को यहाँ पे प्लांट दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा है इस प्लांट को कभी रियल लाइफ में?
क्या है एसी से रिलेटेड डिस्कशन मेरे लेक्चर के पास 15 मिनट बचे हैं। आफ्टर माय लेक्चर आप लोग एसी का जो है वो मैम आएंगे हाफ एन आवर। अच्छा तो उसके बाद में जो है वो मैम को भी मैं बुला के मैम अच्छा मैम को एसी का बोलती हूँ। अब लेक्चर के देखो आपको एसी से रिलेटेड जो भी पंखे से रिलेटेड बातें करनी है मेरे लेक्चर के पहले और मेरे लेक्चर के बाद कर लेना, लेक्चर के बीच में नहीं। अभी देखो यहाँ पे स्टेम के थ्रू, अब यहाँ पे ये स्टेम जो है राइजोम, राइजोम में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? टर्मरिक एंड जिंजर। यस कहाँ बेटा आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। व्हाट इज राइजोम? हाँ मैंने पूछा व्हाट इज राइजोम, हो गया क्वेश्चन खत्म। यस वेरी गुड। आगे देखो सिट डाउन। मॉडिफिकेशन इन स्टेम हमने 3 लेवल्स पढ़ा था, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। सिर्फ स्टेम मॉडिफिकेशन इज नॉट द कंप्लीट आंसर। यस राइजोम इज अ अंडरग्राउंड स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम में भी हमने 4 पढ़ा था। कौन कौन सा? राइजोम, फिर स्टेम ट्यूबर, बल्ब एंड कॉम्ब। लेकिन राइजोम जो क्या करते हैं, ग्रो हॉरिजॉन्टली। राइजोम्स कैसे ग्रो होते हैं? हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन में ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपको जो है अदरक, अदरक इस तरीके से ग्रो होती है और तो ये इसके लीव्स ग्रो हुए हुए ऊपर की तरफ, और अदरक है, हल्दी है, टर्मरिक, ये सारी, हाँ जिंजर, टर्मरिक, ये सब किसके एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था? राइजोम के। So have you all got this much? तो ये जो है ना आपकी बुक में इतना इलैबोरेटेड नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो दे कैन आस्क एमसीक्यूज और वन लाइन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। अब दूसरा जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल मेथड? आर्टिफिशियल मेथड क्या है? यस हाँ ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट। आपने हॉर्टिकल्चर सुना है कभी? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर देखो इट्स एक जो है बॉटनी का ब्रांच है जिसमें जो है बहुत सारे गार्डनिंग की प्रैक्टिसेस होती है। गार्डनिंग में बहुत अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है और उन टेक्निक्स को हम लोग हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड करते हैं। वहां पे आप लोग देखोगे, देखो नॉर्मली हमको प्लांट अगर ग्रो करना है तो हमको किसका इंतजार करना पड़ता है? सीड सेट होने का। फिर सीड के अंदर भी आपको पता है सीड का डॉर्मेंसी पीरियड होता है, वो डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होगा, फिर सीड जर्मिनेट होगी, फिर नया प्लांट ग्रो होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर हमारे आपको पता है ह्यूमंस कितने इम्पेशेंट होते हैं, तो ये इम्पेशेंस के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। अब हर प्लांट में कटिंग का ऑप्शन नहीं होता, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाते हैं। जैसे अभी आप किसी के घर गए और आपको उनका जो है वो यस हाँ तो वही, वैसे भी ज्यादातर रोजेस, देखो रोजेस के अंदर आप अगर किसी के घर गए, आपको रोज का प्लांट बहुत प्रिटी लगा, बहुत प्रिटी रोजेस आ रहे हैं एंड यू वांट द सेम प्लांट इन योर हाउस, आप क्या करोगे? सिंपली उसका ट्विक कट करके लेके आओगे, क्रॉस कट करोगे ट्विक को, उसको ऑक्सीजन वगैरह में डिप करके लगाओगे, जल्दी लगेगा। डायरेक्टली लगाओगे तो नई रूट उसमें ग्रो हो जाएगी। तो आपको सेम प्लांट आपके घर में मिल सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ कटिंग। ये कौन सी कटिंग हो? स्टेम कटिंग। किसका कट किया? हम किसको ऐसे हमने स्टेम को जो है वो थोड़ा सा क्रॉस कट के स्टार्ट कट किया और सिंपली हमने दूसरे पॉट में लगा दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कटिंग। ये एक टेक्निक है। अब ये टेक्निक स्टेम कटिंग होती है, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। अब जैसे ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम सिंपली आपने उसका एक एपिफाइलस बड कट किया और अपने पॉट में लगा दिया, तो आपको ब्रायोफाइलम प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपली आपको जो है वो एक लीफ से मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा? लीफ कटिंग। आपने सेंसीवियरा देखा है? सेंसीवियरा जो है
लंबे लंबे जो है पत्ते रहते हैं बहुत ज्यादा, और वो ऐसे डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के शेड्स रहते हैं उसके ऊपर। दैट इज फॉर बहुत ज्यादा ऑफिसेस वगैरह में से तो पॉट्स में लगे हुए रहते हैं लंबे लंबे पत्ते वाले प्लांट्स, उनको सेंसीवेरा कहते हैं। तो सेंसीवेरा में लीफ कटिंग होता है, पूरे लीफ इसी है सेंसीवेरा में, और लीफ को आप कट करो दूसरे पॉट में लगाओ, आपको सेंसीवेरा प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो लीफ कटिंग के थ्रू भी न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो सकती है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, कटिंग क्या चीज है, व्हाट इज कटिंग? अ स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग one or more buds is used for propagation. स्टेम कटिंग का एग्जांपल क्या है? रोज, बोगनविला। बोगनविला पता है आप लोगों को? देखो मैंने आप लोगों को पिछले साल जो है, जो लोगों को 11th में जो यहाँ पे पढ़े हैं, हाँ जैसे देखो पेपर जैसे ब्रैक्स रहते हैं, पत्ते डार्क रानी कलर का फूल रहता है, बीच में छोटे छोटे 2-3 व्हाइट कलर के छोटे फूल होते हैं, और डार्क पिंक कलर के ब्रैक्स होते हैं, व्हाइट कलर में भी फ्लावर आता है। अक्सर लोग जो है ना बंगलोज की दीवारों पे ऐसे वो बाहर की तरफ लटके रहते हैं, पिंक फ्लावर से पूरी दीवार भरी रहती है, खूबसूरत लगती है। देखा है बोगनविला सबने? यस, उसके ऐसे टॉप काटे रहते हैं उसके अंदर जो उसको क्लाइंब करने हेल्प करते हैं। तो रोज और बोगनविला किसके एग्जांपल है? स्टेम कटिंग। लीफ कटिंग का एग्जांपल अभी मैंने बताया सेंसीवेरा, और रूट कटिंग के लिए ब्लैकबेरी। ठीक है, तो रूट कटिंग में क्या रहेगा, रूट का पीस कट करेंगे और ग्रो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सब ये कैरेट है, कैरेट को हमको, कैरेट भी तो रूट ही है ना, कैरेट को कट किया, उसका ऊपर का पार्ट साथ में ग्रो कर सकते, थोड़ी देर आप लोग पानी के, हाँ पानी रखो थोड़ा सा एक सॉसर में, और पानी के अंदर रूट्स के उसके जो है लीफ ग्रो होने लगेंगे, तो उसको प्लांट को आप लोग सॉइल में शिफ्ट कर दो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? रूट कटिंग। बट एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं? जो बुक में मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हैव यू ऑल गॉट दिस मच? कटिंग क्या होता है कि हम लोग किसी भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को, चाहे वो लीफ, स्टेम या रूट हो, कट करके ग्रो करेंगे तो उससे न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब वो खुद से कट के नहीं ग्रो हो रहे हैं, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? ह्यूमंस का, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल मेथड। इज दैट क्लियर? Got it all of you? एग्जाम्पल्स जो है आप लोग के बुक में दिए हुए हैं, कटिंग के एग्जाम्पल्स सारे अंडरलाइन कर लिया उसको सबने। नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट इज ग्राफ्टिंग? आप देखो सब यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड की तरफ। सोचो कि एक प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लांट का रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना मतलब उसको बहुत फल लगेंगे। एक मैंगो तो अभी एक प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक मैंगो ट्री का। तो उस मैंगो ट्री के अंदर जो है हम लोगों को कोई दूसरे मैंगो ट्री का ट्री अटैच करना है, जिसके अंदर फ्रूट तो बहुत टेस्टी है लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब दो मैंगो ट्री है, एक में बहुत फ्रूट लगते हैं पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, दूसरा मैंगो ट्री है जिसमें फल कम लगते हैं बट बहुत टेस्टी फल लगते हैं। तो हमको क्या करना है? दोनों को मिक्स कर। अब हमको पूरा तो मिक्स नहीं कर सकते हम लोग, हम क्या करेंगे? जो टेस्टी फ्रूट वाला ट्री है उसका ट्विक कट ट्री के ऊपर हमको दो तरीके के मैंगोज दिखाई देंगे। एक तो जो उसके ओरिजिनल थे, दूसरा जो हमने उसमें ट्विक लगाया। दोनों का टेस्ट अलग रहेगा जबकि वो दोनों एक ही ट्री पे ग्रो हो रहे हैं, पर जो ग्राफ्ट किसे कहते हैं? जो हमने न्यू ट्यूब जो लगाया है वो ग्राफ्ट है। ठीक है, तो जो हमने ग्राफ्ट लगाया है उसके ऊपर जो फल लग रहे हैं उसका टेस्ट अलग रहेगा, जो उस प्लांट के ओरिजिनल फल है उसका टेस्ट अलग रहेगा। एक ट्री पे आप लोग जितने चाहे उतने ग्राफ्ट लगा सकते हो अगर आपके पास टेक्निक है। आपको पता है 40-40 अलग मैंगोज एक ट्री से मिलते हैं। ग्राफ्टिंग में जिनको बहुत ज्यादा जिन्होंने एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक ट्री पे 40 डिफरेंट ग्राफ्ट्स भी लगा चुके हैं। तो एक मैंगो ट्री से 40 अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज मिलते हैं। सोचो सिर्फ ग्राफ्टिंग की वजह से। हाँ, सब एक ही पेड़ में मिल जाएंगे सारे मैंगोज जो जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे
ना कोई आपस में बातें नहीं करेगा। आपके फेवरेट मैंगोज कौन से हैं, कहाँ मिलते हैं, वो सब आप लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। मुझे कोई आपस में इशारे भी करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट बेंच, बेटा आप बहुत इशारे कर रहे हो, किसको कर रहे हो इशारे? हाँ बिल्कुल, आपका ध्यान मुझे यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, बोर्ड की तरफ दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पे पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू नाउ। अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ्टिंग। यस, इट्स अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स। देखो यहाँ पे आपको दो टर्म्स याद रखने हैं, एक होता है स्टॉक और एक साइन। स्टॉक क्या होता है, जो रूटेड प्लांट, जो रूटेड ट्री है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसमें जो ग्राफ्ट लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। कभी कभी डिफाइन द फॉलोइंग में इसको भी पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लो, स्टॉक एंड साइन। देखो यहाँ पे, so is part of stem containing bud is cyan is joined onto the rooted plant that is called stalk। ठीक है, रूटेड प्लांट को क्या कहते हैं, स्टॉक, और जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, साइन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ट्विग है, ये रूटेड प्लांट है, ये स्टॉक है, इसमें हमने कट किया और ये इसको जो है वो ये हमारा साइन है या ग्राफ्ट है, इसमें इंसर्ट कर दिया, दोनों को साथ में टाई कर दिया। ये जो है ना, ये ग्राफ्ट है, हाँ ग्राफ्ट, GRAFT ग्राफ्ट, ये ग्राफ्टिंग है ना। तो ये जो ट्विग है ये क्या कहलाती है, ग्राफ्ट या साइन। ठीक है, ये ग्राफ्ट या साइन जो है इसको हमने ऐसे वी शेप में कट कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमारा रूटेड प्लांट है, स्टॉक कहते हैं, उसमें एक इंसर्शन बना दिया। अब उसके अंदर ये इसको इंसर्ट कर देंगे और दोनों को साथ में टाई कर लेंगे। अब ये साथ में ग्रो कैसे होंगे, अब इसमें ग्रो होने के लिए इनके कैम्बियम को जॉइंट होना बहुत जरूरी है। कैम्बियम याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। यस, देखो मैंने इसलिए बताया था आपको कि 11th के टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको 12th में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करना पड़ेगा। हमने देखा था वस्कुलर बंडल के अंदर इस तरीके से कैम्बियम होता है जो रिंग फॉर्म करता है, कंप्लीट रिंग बनती है कैम्बियम की। यस, तो ये कैम्बियम रहना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई ग्राफ्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो ग्राफ्ट का कैम्बियम और इसका कैम्बियम जॉइंट होके ग्रो होगा, तभी ग्राफ्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ग्राफ्ट का कैम्बियम और रूटेड प्लांट यानी स्टॉक का कैम्बियम अगर जब जॉइंट होके ग्रो होगा तब जाके हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगी, नहीं तो क्या होगा, ये ट्विग जो हमने इंसर्ट की सूख जाएगी, सूख के खराब हो जाएगी और ये ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों कैम्बियम प्रॉपर्ली जॉइंट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, न्यू लीव्स आते दिखाई देंगे। इसका मतलब ग्राफ्टिंग क्या हुई है, सक्सेसफुल। अब इसको टाई किससे करना है, पॉलीथीन से टाई कर सकते हैं, प्लांटेन फाइबर से। प्लांटेन फाइबर किसको बोलते हैं, बनाना फाइबर से। बनाना प्लांट से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको प्लांटेन फाइबर कहते हैं, उससे इसको टाई कर सकते हैं या सिंपली पॉलीथीन से इसको बांध सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको ग्रो होने देते हैं और हमको नया उससे क्या मिल जाता है, नई ट्विग। पुराने ट्री पे नई ट्विग जिसके अंदर नए तरीके के फल लगे। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू, ग्राफ्टिंग टेक्निक समझ में आई। एक्चुअली ग्राफ्टिंग में भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, देयर आर 4 to 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डीप डिटेल्स। तो अभी आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, देखो ग्राफ्टिंग इज डन इन प्लांट लाइक एप्पल, रोज, पेर एक्सेट्रा। अब ग्राफ्टिंग के अंदर देखो, ग्राफ्टिंग में एक चीज आपको याद रखनी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, गिव रीजन और जस्टिफाई। For grafting, cambium is compulsory and monocot doesn't have cambium in that. Is that clear? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
आपकी बुक में मेंशन है उसको अंडरलाइन कर लो। मोनोकॉट्स जो है, मोनोकॉट्स के अंदर कैम्बियम नहीं होता, तो मोनोकॉट्स में अगर नहीं मेंशन है तो आप साइड में लिख लो। मोनोकॉट लैक कैम्बियम एंड ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैम। नहीं दिया है, लिख लो साइड में। मोनोकॉट्स लैक कैम्बियम, मोनोकॉट लैक कैम्बियम। अगर लैक नहीं लिखना है तो यू कैन राइट मोनोकॉट डजंट हैव कैम्बियम, दैट्स व्हाई grafting is not possible in monocots. Grafting is not possible in monocots. Have you all finished writing this? लिखा सबने टेक्स्ट बुक में साइड में? ओके, नाउ मैंने ऐसे बताया आप लोगों को कि ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे भी आ जाते हैं। जो चीज आपकी बुक में मेंशन नहीं भी है वो भी पूछ ली जाती है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यस, थोड़ा आपका कॉमन सेंस भी चेक किया जाता है। पूरा रट्टा जो है वहां आपने नहीं मारा है, समझ के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आगे जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो पूरे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। एक पेशेंट है उसको, अभी हम लोग जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगी कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं। हाँ, पूरी कंडीशन मेंशन रहेगी, बीमारी का नाम भी रहेगा। हाँ, आप जाके मैम से पूछ के जाना। ओके, नाउ हैव यू ऑल गॉट दिस मच? यहाँ तक समझ में आया है सबको? कटिंग, ग्राफ्टिंग, एक होता है बर्डिंग। अब बर्डिंग जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वो बर्डिंग अलग था, ये बर्डिंग अलग है। इसको बर्ड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बर्ड ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट इज बर्ड ग्राफ्टिंग? अभी यहाँ पे इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, सो आई विल शो इट टू यू। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। एक प्लांट हमने लिया, उसके अंदर से एक हमने क्या किया, बर्ड कट कर लिया। अब इस बर्ड से ब्रांच डेवलप होने वाली है। इस बर्ड से क्या डेवलप होने वाली है? ब्रांच डेवलप होने वाली है। इस बर्ड को हमने कट करके निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिया, दूसरा स्टेम लिया, उसमें ऐसे स्क्वायर कट बनाया, ठीक है। और जो बर्ड हमने रिमूव किया था दूसरे प्लांट में से, उसको यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर दिया हमने, इधर भी टाइट कर दिया। अब ये जो बर्ड है, ये हमने क्या किया है, बर्ड क्या है, अब यहाँ पे ये बर्ड ग्राफ्ट है। ये बर्ड क्या है, साइन है या ग्राफ्ट है। ये किसमें हम अटैच कर रहे हैं? स्टॉक में, है ना। अब ये जब ये ग्रो होगा बर्ड, तो इससे न्यू ब्रांच डेवलप होगी। पर इसमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसके रहेंगे? ओरिजिनल प्लांट के, यानी इसके अंदर फ्रूट का टेस्ट अलग रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? बर्ड ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं? बर्ड ग्राफ्टिंग। कभी कभी इसके लिए भी बर्डिंग टर्म यूज होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस। अभी मैं आप लोगों को जो है रीडिंग टाइम दे रही हूँ, ऑल ऑफ यू। हाँ, देखो हमने जो है ना एक प्लांट लिया, उसमें से बर्ड कट कर लिया। ये बर्ड से क्या डेवलप होने वाला है? न्यू ब्रांच, ठीक है। अब इस बर्ड को कट करके हमने किसमें इंसर्ट कर दिया? दूसरे प्लांट में। उसके लिए हमने एक सॉकेट डेवलप किया, एक रेक्टेंगुलर कट किया, उसमें उस बर्ड को फिट किया और उसको टाई कर दिया। अब दोनों की कैम्बियम ज्वाइंट होगी, जब ग्रो होने लगेंगे तो इससे क्या डेवलप होगा? एक न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे हमने ट्विक नहीं लेके क्या लिया? बर्ड लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? बर्ड ग्राफ्ट। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू नाउ? बर्ड ग्राफ्टिंग समझ में आया है सबको? नाउ ऑल ऑफ यू यस। रूट में नहीं बेटा, रूट में जो है ना नॉर्मली ग्राफ्टिंग रूट में नहीं की जाती है, स्टेम में ही की जाती है। स्टेम में अलग अलग तरीके से, कभी कभी पूरा एक बड़ा सा स्टेम लिया जाता है, स्टेम में बहुत सारे वर्टिकल स्लॉट्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे ट्विक्स अटैच कर सकते हैं, लेकिन करेंगे उसको स्टेम में ही। रूट्स में हम लोग, रूट्स की कटिंग होती है पर ग्राफ्टिंग के लिए स्टेम में ही होती है, ठीक है। Have you all got this much? समझ में आया है सबको? Just go through it once. अब आप सब अपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो। Have you all brought your textbook? Yes. Yes. And I don't want any disturbance. If you have any
doubt or difficulty, simply raise your hand. I will come to your place and I will ask you what doubt you are having. Yes, come. नहीं नहीं मैंने ऐसे एग्जांपल दिया हैंड पे एक प्लांट सारा कर दे हम वो टेस्ट सारा क्वालिटी का चाहिए ना हमने बता रहे हैं हमको अगर अच्छा करना है तो एक दोनों में बहुत कम है तो भी आप करेक्ट हो जाए लेकिन हम खाली लेना उसकी मेहनत करनी कटिंग लगाए now listen here all of you now listen here मुझे जो है मैंने आपको रीडिंग टाइम दिया है आपको डाउट्स है यू कैन रेज योर हैंड आई विल कम टू योर प्लेस अदरवाइज यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम देयर ओनली मैं यहाँ पे खड़े खड़े भी आपको आंसर कर सकती हूँ एक डाउट बच्चों के दिमाग में ये है कि ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पेड़ों को ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हम मैंगो की बहुत वैरायटीज होती है 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो तो मैंगो की ट्री पे ही मैंगो का ट्री लगाएंगे आई बात समझ में मैंगो की ट्री पे एप्पल का ट्री लगा के मैंगो एप्पल चीकू सब मिलेंगे हाँ एक चीज आपका डाउट क्लियर हो गया और आप वहां बेटा आपका क्या डाउट था खड़े हो जाओ क्या डाउट पूछ रहे थे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन देखो बाइनरी लिसन हियर ऑल ऑफ यू इस पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे दिया है वेजिटेटिव या असेक्सुअल देखो अभी हम वेजिटेटिव नहीं करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें मैंने 6 सब हेडिंग्स बताई बाइनरी फिशन किसके अंदर आएगा लोअर ऑर्गेनिजम्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें आएगा हायर ऑर्गेनिज्म यानी एंजियोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो उसकी अलग अलग टाइप्स है ठीक है तो बाइनरी फिशन किसमें आता है लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है जैसे अमीबा है पैरामेशियम है तो वो हायर कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते देखो प्लांट्स के अंदर है ना कितनी कैटेगरीज है आपने किंगडम प्लांट में पढ़ा है क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं अलगे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट उनमें सीड सेट नहीं होते सीड फॉर्मेशन नहीं होता तो वो क्या है लोअर ऑर्गेनिज्म में वो लोअर प्लांट्स है ठीक है अगर उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन अगर हायर प्लांट्स में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन व्हाट इट नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 टाइप्स है कौन से नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल में हमने देखा नेचुरल में स्टेम के थ्रू लीफ के थ्रू रूट्स के थ्रू हो सकते हैं और आर्टिफिशियल में हमने सिर्फ यही 3 देखे हैं कटिंग एंड ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग के बाद बर्ड ग्राफ्टिंग मैंने एक और बढ़ा दिया यहाँ पे ठीक है और एक चीज आपको हमको पढ़नी बाकी है दैट इज टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर अभी मैंने नहीं समझा है टिश्यू कल्चर एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो मैंने इसके लिए आपको जो अभी जितना समझाया उतना रीडिंग के लिए टाइम दे दिया और उसके बाद में मैं आपको टिश्यू कल्चर
समझाऊंगी जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन इज अ ब्रांच ऑफ टिश्यू कल्चर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई नीड a little more amount of time to explain this. So yes, first you go through this what I already explained to you. इसना read कर लो एक बार अच्छे ध्यान से और फिर इसके बाद हम बोलो। हॉर्टिकल्चर जो है ना एक टेक्निक है गार्डनिंग, मतलब हॉर्टिकल्चर टेक्निक से गार्डन में अलग-अलग तरीके से जैसे कटिंग करके ड्राफ्टिंग I hope you all have finished reading. Now, pay attention here all of you now. Now बेटा आप खड़े हो जाओ। पीछे जाके वो पीछे जाएगा मैंने दोनों जाके पीछे खड़े हो दोनों जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ फौरन। अगर आगे के 5 मिनट नहीं बाकी होते तो पूरा लेक्चर क्लास से बाहर होते। Anybody else want to join them? किसी को जाके उनको कंपनी देनी है पीछे? किसको देनी है? अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। नाउ देखो आप लोगों ने जो है टोटिपोटेंसी पढ़ा है। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अगर हम उसको वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो इट्स अ टोटल पोटेंशियल। टोटिपोटेंसी मींस व्हाट? टोटल पोटेंशियल। तो इट्स अ टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सेल टू डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन एक सेल में होती है इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए। इस आइडिया पे हैपलैंड नाम के रिसर्चर ने पहली बार ट्राई किया था टिश्यू कल्चर को। टोबैको प्लांट में उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट के टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी डेवलप करने की कोशिश की और उससे जो है एक नई ब्रांच डेवलप हुई बायोलॉजी में, टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर बहुत ही वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है, पर अभी हमारे जो है यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ माइक्रो प्रोपगेशन है। सो मैं अभी सिर्फ माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में आपको बताती हूँ। आप लोग ये जो देख रहे हो जार के अंदर, ये जो आपको बेस में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या कहलाता है ये? न्यूट्रिएंट मीडियम में हमको प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू, अगर हम माइक्रो प्रोपगेशन
फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। क्या यूज करते हैं? अपाइकल मेरिस्टेम। नाउ व्हाट इज अपाइकल मेरिस्टेम? अपाइकल मेरिस्टेम किसे कहते हैं? देखो आप अगर देखोगे लीफ के ऊपर यहाँ पे नए लीफ आते रहते हैं ऊपर, लीफ प्रिमोर्डिया, तो ऊपर का जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट 1 मिलीमीटर, तो बहुत बड़ा बना है, जस्ट 1 मिलीमीटर जो ऊपर का रीजन होता है उसे कट करके एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे उसको प्लेस किया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट, देखो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली हमको प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ असेप्टिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है। असेप्टिक मीडियम मतलब बिना वायरस, फंगस, बैक्टीरिया वाला। क्या वो पॉसिबल है? अभी हवा में इतने सारे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया उड़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज को ऑटोक्लेव करना पड़ता है, नहीं स्टीम के थ्रू जो है हर चीज को ट्रीट करना पड़ता है, यहाँ तक कि ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स भी जो हम यूज करते हैं सब चीज को जो है वो क्या करना पड़ता है, कुकर में कैसे स्टीम देते हैं वैसे एक बड़ी ऑटोक्लेव मशीन आती है उसके अंदर उसको स्टीम दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसको जो है हर और जब हम प्लांट का जो टिश्यू यूज करते हैं उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अल्कोहल से उसको क्लीन करके पहले जो है वो डबल डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है, फिर डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है, फिर अल्कोहल से वॉश किया जाता है, फिर उसको जो है वो हम इस पे प्लेस कर सकते हैं। जब ये टिश्यू जब डिवाइड होने लगता है तो पूरा सेल्स का एक बंच बन जाता है, इसमें लाखों सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं इसे? कैलस। Callus is undifferentiated mass of cells. Undifferentiated means ऐसे cells जो undifferentiated, ऐसे stem cells। आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स, आप बॉडी का कोई भी ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं ना, वैसे ही ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स से हम कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट डेवलप कर सकते हैं, प्लांट से एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं, बट वो सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ। इससे हम सिंपली क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या करेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऊपर हम डेवलप करेंगे लीव्स और नीचे डेवलप करेंगे रूट्स। ये लाखों सेल है ना, हर सेल में टेंडेंसी एक प्लांटलेट डेवलप करने, तो इस एक सेल के बंच से हमको लाखों प्लांटलेट्स मिलेंगे, उन लाखों प्लांटलेट्स को हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर देंगे, उन लाखों प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में शिफ्ट कर देंगे और हर टेस्ट ट्यूब में जो एक प्लांटलेट है उसको थोड़े दिन ग्रो होने के बाद में उसको स्टेराइल सॉइल में डालेंगे, सॉइल को भी हम ऑटोक्लेव करेंगे, सॉइल को भी ऑटोक्लेव करके सॉइल के बैक्टीरिया को मार देंगे और फिर उसमें हम लोग प्लांट को शिफ्ट करेंगे, थोड़े दिन वो उसमें ग्रो होगा पेपर कप के अंदर जो स्टेराइल मिट्टी में, फिर उसको हम ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर देंगे। हमको एक प्लांट के टिश्यू से कितने प्लांट मिल गए? लाखों प्लांट। और वो सारे प्लांट्स कैसे एक दूसरे के क्लोन्स हैं, क्योंकि हमको एक ही टिश्यू से मिले हैं, सारे प्लांट्स कैसे एक दूसरे के क्लोन्स हैं। और ये जो है ऐसी कंडीशन में डेवलप हो जहाँ ना कोई वायरस, फंगस, बैक्टीरिया है, तो ये कैसे रहते हैं, एकदम जो है वो बीमारियों से मुक्त होते हैं, तो इनका जो है आपको पता है इनको एक्सपोर्ट करना आसान होता है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे जो है कुछ नए टर्म्स सुने थे, एक क्या था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं ना, क्वारंटाइन कमिटी हर देश में सालों से है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से। क्वारंटाइन कमिटी क्या करती है, अपने देश